हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ईआर क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। वी हैव कंप्लीटेड 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर अर्लियर। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्यूशन तक पढ़ा था चैप्टर, और सेकेंड पार्ट में हमने सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़े थे, राइट। हम थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? उन्हीं मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। हम मिक्सचर्स दोनों ही वीडियो के अंदर हम मिक्सचर्स देख चुके थे, और मिक्सचर क्या होता है? 2 और मोर कंपोनेंट से मिलकर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं हम मिक्सचर, राइट। और उन्हीं कंपोनेंट्स का सेपरेशन हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेसिकली हमने मिक्सचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब था? ऐसे मिक्सचर जिनके कंपोनेंट्स जो हैं अपने पूरे मिक्सचर के अंदर उनका कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं रहता। ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बेसिकली जिनके कंपोनेंट्स हम देख पा रहे होते हैं कि हाँ अलग अलग कंपोनेंट्स हमें दिख रहे होते हैं, वही मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। इनका सेपरेशन, इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनका सेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सी टेक्निक है, और ऐसी टेक्निक है जहाँ कोई भी केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है सेपरेशन के लिए। सो या फिर कोई फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम इनका सेपरेशन क्या है, हम फिजिकल मेथड के साथ कर सकते हैं, ठीक। अब ये फिजिकल मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, क्या देख पा रहे हैं? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है? हैंड पिकिंग कहाँ यूज़ किया जा सकता है? हैंड पिकिंग उन मिक्सचर्स के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पार्टिकल साइज जो है हम हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर मार्केट से चावल या दाल लेकर आते हैं तो हम क्या देखते हैं, उनके अंदर क्या होता है? स्टोन्स हमें मिलते हैं, राइट। उन स्टोन्स को हम लोग खाना बनाने से पहले क्या करते हैं? निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? हाथ से हम निकाल देते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट टेक्निक हमारी जो फिजिकल मेथड है सेपरेशन का हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का, क्या होगा? हैंड पिकिंग हो गया, राइट। तो हम उसे हाथ से निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को जिन्हें हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर में, राइट। दूसरा मेथड क्या हो गया? दूसरा मेथड हो गया सीविंग। सो सीविंग बेसिकली क्या है? इसमें हम सीव का यूज करते हैं। सीव क्या होता है? सीव मतलब छलनी, राइट। तो सीव का जहाँ यूज हो रहा है उस मेथड को हमने सीविंग बोला। बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, जो कंपोनेंट साइज है, जो छोटे कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, वो तो छलनी से मतलब बाहर आ जाएंगे, मतलब नीचे आ जाएंगे, राइट। जो स्मॉल कंपोनेंट्स है, और जो बड़े कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, वो क्या होंगे? छलनी के अंदर रह जाएंगे। तो बेसिकली हम कंपोनेंट के साइज के बेसिस के ऊपर ये वाली जो मेथड है सीविंग, उसको हम परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे आटा छाना जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। इसीलिए आटे को घूमने और रोटी बनाने के प्रोसेस से पहले सीविंग मेथड के थ्रू हम लोग उसे छान लेते हैं, ठीक, अलग कर देते हैं मोटे पार्टिकल्स। थर्ड मेथड क्या हो गया? थर्ड मेथड आप देख पा रहे हैं कि ये अंकल जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, इनके हाथ में कुछ स्टेम्स है। स्टेम्स किस चीज़ की हो सकती है? क्रॉप्स की। ऐसे क्रॉप्स जिनके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टेम के साथ अटैच्ड होते हैं, और वो बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं वीट और बाजरा के प्लांट्स। वीट और बाजरा के प्लांट्स ऐसे ही होते हैं। इसमें वीट जो है, इन्हीं स्टेम्स में वीट ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको अलग करने के लिए क्या मेथड यूज कर सकते हैं? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हमारा थर्ड मेथड हो गया सेपरेशन का। तो बेसिकली इन सभी स्टेम्स को पकड़ के क्या किसी स्ट्रॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मारा जाता है। क्या किया जाता है? बीट करवाया जाता है, मारा जाता है, और हम क्या देखते हैं? ये जो ग्रेन्स हैं स्टेम से अलग हो जाते हैं, और हमें सारा जो भी वीट है या बाजरा कह सकते हैं, वो सब कुछ अलग हो जाता है। यही है क्या? सेपरेशन की थर्ड मेथड। सो दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। आजकल ये मशीनों के साथ भी किया जा सकता है, बट ट्रेडिशनल तरीका यही था। पहले जब मशीनें नहीं हुआ करती थी तब स्टेम्स को पकड़ के क्या किसी वुड के साथ या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ मारा जाता था, ताकि जो ग्रेन्स हैं वो स्टेम से अलग हो जाए, राइट। सो इस मेथड का नाम हो गया थ्रेसिंग। आप फोर्थ मेथड क्या देख पा रहे हैं? यहाँ कुछ प्लेट के अंदर हमने ये जो धान हमने यहाँ से निकाला, ये धान यहाँ प्लेट में हमने डाल लिया। इस प्लेट में हम क्या देखते हैं? ये धान के साथ में, यानी वीट के ग्रेन्स के साथ में उनकी जो कवरिंग होती है, एनवलप भी होता है वीट के अंदर,
जो कवरिंग होती है उसे हम अलग कैसे कर सकते हैं। कुछ वीट जो होता है, बेसिकली वीट की कवरिंग निकालने के अलग तरीके हैं, पर जैसे वो कवरिंग निकाल ली और उनको वीट के सारे ग्रेन से अलग करने के लिए विनोइंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली विनोइंग मेथड में हम विंड की हेल्प से, विंड एयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसे, जो एनवेलप है, जो स्मॉल पार्टिकल्स वीट ग्रेन्स के बीच में रह जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, विंड और एयर की हेल्प से अलग कर देते हैं। जब हमने इसे नीचे गिरा तो क्या हुआ, इन सबको हमने नीचे गिराया तो क्या हुआ, विंड की वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो दूर जाके गिरेंगे, दूर जाके गिरेंगे। कौन से पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल्स, यानी वीट की जो एनवेलप्स हैं वो क्या है, दूर जाके गिरेंगे। और वीट ग्रेन्स कहाँ गिरेंगे, यहाँ पास में, राइट। इनका सेपरेशन हो गया, लाइटर पार्टिकल का हैवी पार्टिकल से सेपरेशन विनोइंग मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। आगे अगर फिफ्थ मेथड की बात करें हम, तो वो है कि वो क्या है, वो है सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन में आप देख सकते हैं कि आपने कोई सॉल्वेंट यूज़ किया, जैसे हमने वाटर यूज़ किया, उसमें किसी तरह की इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी से कुछ गंदगी है जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पा रही है, यानी डिजॉल्व नहीं हो पा रही है। सो इसको हम वाटर से अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड फॉर्म में, अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट में रख देंगे, जहाँ हम इसे हिलाए नहीं, जहाँ इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वहाँ हमने इसे रख दिया। और क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद, ये कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे आके क्या स्टोर हो जाएगी, नीचे आके इकट्ठा हो जाएगी। सो बेसिकली ऊपर क्या हमें मिल जाएगा, जो क्लियर वाटर है, जो प्योर वाटर है, वो हमें मिल जाएगा इस इम्प्योरिटी से अलग होके। इस प्योर वाटर को हम दूसरे कंटेनर में अगर हम डालें, अगर हम इस दूसरे कंटेनर में इस प्योर वाटर को डालें, तो उस प्रोसेस का भी एक नाम है, और उस प्रोसेस का क्या नाम है, डीकैंटेशन। बेसिकली डी और कैन, मतलब इस कैन से उस कैन में निकाला जा रहा है, तो बेसिकली इसका क्या प्रोसेस का नाम हो गया, डीकैंटेशन। और मेथड का नाम क्या हो गया, सेडिमेंटेशन। जहाँ ये जो है सस्पेंडेड जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वाटर के अंदर, वो सेडिमेंट हो जाती है, यानी नीचे की तरफ आके इकट्ठा हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन एंड it is our fifth separation method. And the sixth method is filtration. हमने सस्पेंशन जब पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, और वो क्या होता है, अगर हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पे ऊपर रह जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल्स वाले कंपोनेंट है वो नीचे पास ऑन हो जाएंगे। अब ये हमने मिक्सचर देखा सैंड और वाटर का, सैंड और वाटर का मिक्सचर देख पा रहे हैं। सैंड के जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और वाटर के कंपोनेंट्स छोटे होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, राइट। सो जैसे ही हमने इसे फिल्टर पेपर में डाला, यहाँ डाला, तो व्हाट वी सी कि सारा जो पानी है, पानी यानी वाटर जो है वो तो नीचे आ गया, और जो इम्प्योरिटीज़ बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, सैंड जो है जिसके पार्टिकल्स बड़े हैं वो क्या होंगे, फिल्टर पेपर पे इकट्ठे हो जाएंगे। सो जो इकट्ठा होने वाली चीज़ है, जो फिल्टर पेपर में इकट्ठी हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, रेसिड्यू, और जो बाहर निकलकर हमें मिलती है उसे क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, राइट। जो फिल्टर पेपर से बाहर निकल कर आया उसे क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। तो यहाँ फिल्ट्रेट क्या हो गया, वाटर, और रेसिड्यू क्या हो गया, सॉइल, सैंड, राइट। सो दिस इज अ सिक्स्थ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हमने छह टेक्निक्स पढ़ ली है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कंपोनेंट्स को अलग करने की। अब बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोनेंट्स को कैसे अलग कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ 8 टेक्निक्स दी गई है आपकी बुक्स में, जो है इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फॉर्नल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो हम इन्हीं टेक्निक्स को क्या है एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ेंगे। सो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, जिनके कंपोनेंट्स जो हैं मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जिनके कंपोनेंट का, राइट। तो वो मिक्सचर्स क्या हो गए, जहाँ हमें कंपोनेंट्स जो है हमारी आंखों से नहीं देख सकते हम कि कितने कंपोनेंट्स मिक्सड अप है मिक्सचर में, वो क्या होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर्स, राइट। तो चलिए आगे बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ हम सारी सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम्पल के तौर में पूछा गया है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन अ कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। सो इंक क्या होता है, इंक क्या होती है, इंक में वाटर प्रेजेंट होता है उसे लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए, और
डाई प्रेजेंट होती है। और डाई क्या है? वही कलर्ड कंपोनेंट है, राइट। डाई क्या होती है? कलर्ड कंपोनेंट। इसे वाटर में एक प्रपोर्शन, एक प्रॉपर जो प्रपोर्शन होता है उसमें डाला जाता है, मिक्स किया जाता है और इसी से हम क्या बनाते हैं? इंक, राइट। अगर हमें वाटर को सेपरेट करना है इस डाई वाले कंपोनेंट से, तो हम किस प्रोसेस के थ्रू ये कर सकते हैं? तो वाटर क्या है? लिक्विड है। हमने लिक्विड को अलग करना हमने लिक्विड को मतलब सेपरेट करना हमने एक प्रोसेस में देखा था जो कि इवापोरेशन है। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी इसके बारे में। हमारा लास्ट टॉपिक ही इवापोरेशन था फर्स्ट चैप्टर में। और हमने वहाँ क्या देखा था? जो लिक्विड है उसकी जो टॉप लेयर होती है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सो बेसिकली जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही थोड़ा उन्हें हीट एयर के थ्रू या टेम्परेचर बढ़ जाता है आसपास जो इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है? ये पार्टिकल्स गेन करते हैं थोड़ी और काइनेटिक एनर्जी और कन्वर्ट हो जाता है वेपर फॉर्म में, यानी अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं। तो जो अपनी स्टेट को चेंज कर पा रहे हैं उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। और जो अपनी जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ मैटर उसे चेंज नहीं कर पा रहे, हम उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। बेसिकली वाटर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है क्योंकि वो क्या होता है? अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। जैसे हमने इसे हीट या टेम्परेचर दिया तो क्या होगा? वाटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। वही डाई क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूट जो कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है, यानी अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही रहता है जब तक कि आप उसमें बहुत ही हार्श जो टेक्निक्स है उनका यूज़ ना किया जाए, राइट। तो इवापोरेशन का इस्तेमाल करके हम क्या देखेंगे? हम डाई को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? डाई को। क्यों? क्योंकि वाटर जो होगा वो उसे टेम्परेचर देते ही क्या होगा? वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा बाय द प्रोसेस इवापोरेशन, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं? इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि वॉच ग्लास है। इसमें हमने क्या किया? इंक ली हमने, कोई भी ब्लू और ब्लैक जो भी इंक आपके पास अवेलेबल हो वो इंक ली, और हमने इस बीकर के साथ इसे हीट करना शुरू किया। और इस बीकर में हमने हाफ फिल वाटर ले लिया, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते क्योंकि उसका डीकम्पोजिशन, जो कंपोनेंट्स का जो डीकम्पोजिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए उसे इनडायरेक्ट हीट दी गई। किसको? इंक को। तो वॉच ग्लास में हमने इंक ले ली और इसे इनडायरेक्ट हीट देने के लिए हमने यहाँ बीकर का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने वाटर डाला है। तो जो वाटर हीटअप होगा तो इसकी स्टीम से इंक को भी हीट मिलेगी और इंक के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो भी वेपर के फॉर्म में बाहर इवापोरेट हो जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में इंक है वो हमें मिल जाएगी। तो हाउ वी ऑब्टेन? बाय द प्रोसेस इवापोरेशन। हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? कलर्ड कंपोनेंट यानी डाई को ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रॉम व्हाट? ब्लू और ब्लैक इंक से, राइट। दिस इज द मेथड इवापोरेशन, फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ऑलराइट, सेकेंड मेथड की बात करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सो बेसिकली मिल्क क्या है? मिल्क को हमने कहाँ किस कैटेगरी में पढ़ा था? कॉलोइडल सॉल्यूशन में। तो मिल्क का हमने देखा था कि पार्टिकल जो साइज है, कंपोनेंट की जो साइज है कितनी बहुत ही छोटी होती है। ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट से बड़ी होती है और सस्पेंशन के कंपोनेंट से छोटी होती है साइज। और इसीलिए हम इसे फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्टर पेपर में डालते ही क्या होगा? फिल्टर पेपर में ऐसे रेसिड्यू कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे हमें और वो फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जाएगा। इसीलिए फिल्ट्रेशन मेथड के बजाय हम यहाँ सेंट्रीफिकेशन मेथड पढ़ते हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशन में भी हमने यही बात की थी कि कॉलोइडल सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं बल्कि सेंट्रीफिकेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है कंपोनेंट्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, राइट। अब बात करेंगे कि सेंट्रीफिकेशन टेक्निक क्या है। सेंट्रीफिकेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे जिसके भी कंपोनेंट्स हमें अलग करने हैं उन्हें एक प्रॉपर स्पीड के थ्रू क्या किया जाता है? रोटेट करवाया जाता है। सो रोटेट करवाने से क्या होगा? डेंसर पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो बॉटम पे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? वो अपर लेयर में आ जाएंगे। और स्पीड से अगर हमने किसी सॉल्यूशन को या किसी भी मिक्सचर को अगर हमने रखा है स्पीड के अंदर, तो हम क्या देखेंगे? जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम लेयर पे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप लेयर पे आ जाएंगे।
और इसी से हम क्या अलग कर सकते हैं, क्रीम को मिल्क से। कैसे, मान लीजिए कि ये सेंट्रीफिकेशन वाली मशीन है जहां हम लोग सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस करेंगे, उस मशीन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफिकिंग मशीन, राइट। इस मशीन को हमने क्या बोला, सेंट्रीफिकिंग मशीन। तो यहाँ क्या होगा, हमने यहाँ मिल्क लिया पहले और मिल्क को हमने एक स्पीड के साथ रोटेट करवाया। इस मशीन में क्या होगा, रोटेशन होगा। जैसे ही रोटेशन हमने करवाया, थोड़ी देर बाद अगर हम वापस इसे चेक करेंगे तो हम देखेंगे ऊपर जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं, जो क्रीम की लेयर है वो ऊपर आ जाएगी और मिल्क के जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाएंगे। ठीक, तो यहाँ इसका प्रिंसिपल क्या है इस पूरे सेंट्रीफिकेशन मेथड का, कि डेंसर पार्टिकल्स क्या होंगे, उन्हें फोर्स कर दिया जाएगा कहाँ, बॉटम लेयर पे, और लाइटर पार्टिकल्स को फोर्स किया जाएगा टॉप लेयर पे, राइट। तो सेंट्रीफिकेशन में ऐसे ही होता है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, मतलब सेंट्रीफिकेशन टेक्निक को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन मतलब यूजेस, हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हमने एक तो देख लिया, मिल्क से क्रीम को निकालने के लिए हम सेंट्रीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में जहाँ ब्लड और यूरिन के टेस्ट होते हैं, यानी जो लैब्स जहाँ ब्लड और यूरिन के टेस्ट होते हैं वहाँ पे भी सेंट्रीफिकिंग जो मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, सेकेंड जो हम बात करेंगे वो क्या है, डेयरीज में यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मिल्क की क्रीम निकालनी हो तो डेयरीज में ये पॉसिबल है। होम में भी, घर में भी चर्निंग जो मशीन होती है, जो मिल्क चर्नर होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, मिल्क से क्रीम निकाल सकते हैं या बटर से क्रीम भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये सेकेंड एग्जाम्पल भी हमने देखा सेंट्रीफिकेशन मेथड का। थर्ड क्या है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कहा, जहाँ हम लोग कपड़े सुखाते हैं उस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीफिकेशन इस्तेमाल हुआ है। क्यों, क्योंकि उसे पूरी तरीके से रोटेट करवाया जाता है कपड़ों को, और उससे क्या होता है, पानी तो बाहर निकल जाता है और कपड़े जो है वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, राइट। तो ये भी क्या है, सेंट्रीफिकेशन मेथड का ही एक एप्लीकेशन है, एक यूज है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड मेथड की। और थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है सेपरेटिंग फॉर्नल का इस्तेमाल करना। और ये सेपरेटिंग फॉर्नल हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ हमें दो इममिसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट्स को अलग करना है। बेसिकली इममिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक, मतलब अगर वाटर में अगर हमने ऑयल को मिला दिया तो हम देखेंगे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो वाटर के अंदर अलग से दिखाई देगी, राइट। तो वो ऐसे लिक्विड्स को क्या कहेंगे हम, इममिसिबल। दो लिक्विड्स ऐसे जो एक साथ मिलकर क्या इममिसिबल लिक्विड्स बनाते हैं, वो कौन से होते हैं, जो जिनके पार्टिकल्स जो हैं, जिनके कंपोनेंट जो है वो सेपरेट लेयर फॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें हमने थोड़ी देर के लिए भी अनडिस्टर्ब्ड रख दिया। सो बेसिकली सेपरेटिंग फॉर्नल एक अपैरेटस है जो लैब्स में होता है। वहाँ हम क्या देखते हैं, इस तरह का होता है जो आपको डायग्राम में देख पा रहे हैं आप लोग। इसमें हमने जो मिक्सचर है ऑयल और वाटर का, उसे हमने डाल दिया। अगर हमें ऑयल और वाटर दोनों को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड वे में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में क्या होगा, ऑयल जो है वो अपनी लेयर अलग बना लेगा और वाटर को नीचे की तरफ पुश कर देगा। सो बेसिकली ऑयल की लेयर ऊपर क्यों है, क्योंकि ऑयल की जो पार्टिकल्स है, ऑयल की जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की वो लो है, और वाटर की जो पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी हायर है। इसीलिए हायर डेंसिटी वाले क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे, और जो लोअर डेंसिटी वाले हैं वो ऊपर वाली लेयर पे रह जाएंगे। सो यहाँ जो हमने सेपरेटिंग फॉर्नल जो इस्तेमाल किया है, उससे हमने ऑयल और मिल्क की लेयर्स तो हमने देख ही ली यहाँ पे बनते हुए। उसमें से अगर हमें वाटर को पहले अलग निकालना है तो यहाँ एक टैप जैसा स्टॉप कॉक होता है। ठीक, अगर हमने इसे खोला तो व्हाट वी सी, जो वाटर है वो बाहर आके दूसरे कंटेनर में हम अलग से इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर वापस हमने इसे बंद कर दिया तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, ऑयल, राइट। तो ऑयल और वाटर दोनों का सेपरेशन हो गया। ठीक, ये हमारा थर्ड मेथड है जहां हमने इममिसिबल लिक्विड्स को जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें क्या किया, अलग कर दिया। अब इसकी भी एप्लीकेशन हो सकती है कि सेपरेटिंग फॉर्नल जैसी टेक्निक और कहाँ कहाँ मिल सकती है। पहला तो ऑयल और वाटर हम देख चुके हैं। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्चुअली ओर्स क्या होता है, ओर्स जो हमें नेचुरली एक्वायरिंग जो ओर्स होते हैं उनके आयरन जो प्रेजेंट है उससे जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या हम भट्टी में डालते हैं, भट्टी में जलाया जाता है इन ओर्स को, और देखेंगे जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्लैग के फॉर्म में, क्या स्लैग के फॉर्म में
ऊपर आ जाएंगी और नीचे क्या हमें मिल जाएगा, प्योर आयरन मिल जाएगा। ठीक, हम इसे अलग कर सकते हैं स्लैग को ऊपर से। तो बेसिकली यहाँ डेंसिटी की बात की जा रही है, क्योंकि स्लैग की डेंसिटी कम है तो ऊपर लेयर में आ जाएगा, और आयरन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है तो वो नीचे बॉटम लेयर पे एक अलग डिफरेंट लेयर बना लेगा, और इससे हम स्लैग को अलग कर सकते हैं और आयरन को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, जहां हमने डायरेक्टली क्या सॉलिड को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखा था। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, सब्लिमेशन। सो बेसिकली सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या अमोनियम क्लोराइड की जो फॉर्म है, जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है अमोनियम क्लोराइड, उसे गैसेस स्टेट में अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड के साथ कुछ इम्प्योरिटीज होती है, यहाँ इम्प्योरिटीज के लिए हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास सॉल्ट है। सो जो इम्प्योरिटीज हैं, जो सॉल्ट है वो मिक्सड अप है अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, राइट। तो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, उसे हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी ऐसा सॉलिड है जो लिक्विड स्टेट में ना जाकर डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे उसे हीटिंग मिली, जैसे ही उसे हीट मिली हम क्या देखेंगे, ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा आप कह सकते हो कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी अपने वेपर फॉर्म में चला जाता है। और जैसे ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो सॉल्ट तो रिमेनिंग जो पाउडर है उसी में रह जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर अमोनियम क्लोराइड, राइट। इसके लिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्यों, क्योंकि हमने देखा था सॉलिड का जो कन्वर्जन है गैसेस फॉर्म में, उसको हमने क्या कहा था, सब्लिमेशन ही कहा था, राइट। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है उसे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम सॉल्ट के जो मिक्सचर में प्रेजेंट था उसे अलग कर सकते हैं। ठीक, सॉल्ट यहाँ क्या होंगे, सॉल्ट ऐसे हैं जो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज हैं, जो कि ऐसे सॉलिड्स हैं जो गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज। और सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या हो गए, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की, तो कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रेसीन है। ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं, सब्लिमेबल कंपोनेंट के, यानी जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं इसमें एक तो सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट हो, दूसरा नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज हो, राइट। चलिए अगले प्रोसेस की बात करेंगे, अगले मेथड की बात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि क्या डाई जो है ब्लैक और ब्लू जो इंक है उनके अंदर जो डाई कंपोनेंट है, जो सॉल्यूट कंपोनेंट है, क्या उसके अंदर सिंगल कलर प्रेजेंट है या बहुत सारे कलर प्रेजेंट है। अगर आपके पास ब्लैक कलर का पेन है तो व्हाट डू यू थिंक कि जो डाई होगी वो सिर्फ ब्लैक कलर की है या फिर कोई और भी कलर उसमें प्रेजेंट है। सो बेसिकली हम डाई उसे कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कलर प्रेजेंट हो। डाई क्या है, इसमें वन से ज़्यादा कलर्स हैं, और उसे जब हमने वाटर में मिलाया तो व्हाट वी सी, ब्लू और ब्लैक कलर की इंक, राइट। इसी डाई के अंदर कितने टाइप की कलर्स हैं, अगर वो हमें पता करना है तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए जो टेक्निक है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी में हमें जो इंक स्टडी करनी है, जिस इंक के बारे में हमें पता करना है कि उसमें कितने सारे कलर्स प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम एक फिल्टर पेपर पे ले लेंगे। सो दिस इज अ फिल्टर पेपर। इस पेपर पे हमने एक्चुअली फिल्टर पेपर भी ले सकते हो और ये क्रोमेटोग्राफी पेपर भी है, अलग टाइप का पेपर है, बट इस पे भी क्या है, ये प्रोसेस हो सकती है और फिल्टर पेपर पे भी ये प्रोसेस हो सकती है। तो फिल्टर पेपर में हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप जो है इंक की हमने ले ली जिसे हमें स्टडी करना है। यहाँ आपने जैसे ब्लैक ले ली, जैसे आपके पास फाउंटेन पेन है या स्केच पेन है, उसकी कोई भी इंक का आप यूज़ कर सकते हैं और उसकी इंक के जो अंदर डाई प्रेजेंट है उसके अंदर कितने कलर्स हैं उन्हें स्टडी कर सकते हैं। इस पेपर जिसमें हमने इंक का सैंपल लिया है उसे हम क्या करेंगे, डिप करेंगे वाटर के अंदर।
वाई, क्योंकि हमें पता है इंक जो है वो वाटर सॉल्युबल होती है, इसीलिए हमने क्या इसमें इसको पेपर को क्या ड्रॉप किया वाटर फिल्ड जार के अंदर और बीकर के अंदर, राइट। व्हाट वी सी, वाटर एक लिक्विड है और इसीलिए क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा, फ्लो करेगा, और फ्लो करते हुए क्या होगा, जितनी भी डाई है, जितनी जो डाई है उसके जितने भी कलर्स हैं उन्हें भी अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। तभी आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ वॉयलेट कलर है, फिर ब्लू कलर है, राइट, ऑरेंज कलर है, फिर रेड और पिंकिश कलर है, फिर येलो कलर हम देख पा रहे हैं। तो व्हाट वी सी, इस एक ब्लैक कलर की डाई में सिर्फ ब्लैक कलर ही नहीं बल्कि वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ये सभी कलर का क्या है मिक्सचर है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी डाई में कितने कलर का मिक्सचर प्रेजेंट है बाय द प्रोसेस कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आप देख पा रहे हैं येलो कलर ने सबसे ऊपर जाके अपनी स्पेस ली, क्यों, क्योंकि येलो कलर जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए वाटर जो अपने लास्ट स्टेज तक, जब जहाँ तक वो ट्रेवल कर सकता है वहाँ तक उस मोस्ट सॉल्युबल जो कलर है उसे अपने साथ लेके जाएगा। अभी यहाँ बात करें, मैं आपसे पूछूं कौन सा कलर लेस सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो सबसे जो नीचे कलर आपको दिखाई देगा वो लेस सॉल्युबल है वाटर में, तभी वो वहीं पे स्टिक कर गया। और येलो कलर जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में, उसने ऊपर तक अपनी हाइट को क्या किया है, हाइट तक वो गया है, क्योंकि वो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। ठीक, ये क्रोमेटोग्राफी हो गई। इस मेथड को हमने क्रोमेटोग्राफी कहा क्यों, क्या डाई के बारे में हमने पढ़ा, यानी कलर्स के बारे में पढ़ा। बेसिकली जब कलर का सेपरेशन हम लोग पहले के टाइम पे साइंटिस्ट लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे ग्रीक वर्ड है क्रोमा, इसका मतलब होता है कलर। तो कलर के सेपरेशन के टाइम पे ये टेक्निक इस्तेमाल की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो क्रोमा जो कि एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर, और कलर की स्टडी कर रहे थे, इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्रोमेटोग्राफी रख दिया। So chromatography is a technique used for the separation of those solute that dissolves in the same solvent. ठीक, अब यहाँ जितने भी सॉल्यूट है, यानी येलो, रेड, ये जितने भी कलर्स हैं वो एक ही वाटर सॉल्वेंट के अंदर क्या डिजॉल्व हो सकते हैं। उसी तरह की जो प्रोसेस है सेपरेशन, जहाँ एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं सॉल्यूट्स, वहाँ पे हमने क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया। इसके और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कलर जो डाई में प्रेजेंट है वो हमने एग्जाम्पल देख ही चुके हैं एप्लीकेशन के तौर पे। दूसरा, जो पिगमेंट्स नेचुरल कलर से हमें मिलते हैं, उन पिगमेंट्स को भी अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्लड के अंदर ड्रग्स, जो मेडिसिन हैं, उनके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल लेबोरेटरीज में किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, हमने दो इमर्सिबल लिक्विड्स जो है उन्हें सेपरेट किया बाय सेपरेटिंग फर्नल, राइट। अब हम मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। मिसिबल लिक्विड जैसे कि वाटर और एसीटोन, जिसमें पता नहीं चलता कि एसीटोन डिफरेंट नहीं दिख रहा होता वाटर से, जो वाटर का कलर है वैसा ही आपको एसीटोन का कलर दिख रहा है, राइट। जो पूरा कंपोजिशन है दोनों मिक्सचर्स का, दोनों एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से डिजॉल्व फॉर्म में, इसीलिए देखने से नहीं पता चल सकता कि इसमें कितने लिक्विड्स मिले हुए हैं। ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को क्या कहा, मिसिबल लिक्विड्स, राइट। इन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एसीटोन और वाटर के मिक्सचर से एसीटोन और वाटर को कैसे अलग कर सकते हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली डिस्टिलेशन मेथड लैब्स में की जाती है, और इसमें एक अलग टाइप के apparatus होता है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो ट्यूब है, इस तरह जो डायगनली जो हमने प्लेस किया है इस पूरे apparatus में, वो क्या है, कंडेंसर है, राइट, वाटर कंडेंसर। ये पूरा जो सेटअप है वो किसके लिए किया जाता है, वो डिस्टिलेशन मेथड के लिए। डिस्टिलेशन मेथड कहाँ यूज किया जा सकता है, जहाँ पे दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना हो, और ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है उनके बीच में कुछ डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंस हो, राइट। जैसे अब एसीटोन की बात करें, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और वही वाटर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया वाटर का, इनके बीच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, इसीलिए हम यहाँ डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब यहाँ हमने बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के अंदर रीच होगा, किसी भी लिक्विड में रीच होगा, तो वो क्या होगा, अपनी स्टेट को चेंज करेंगे, लिक्विड फॉर्म से वैक्यूम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बेसिकली 56 डिग्री जो है
56 डिग्री पहले रीच होगा, 56 डिग्री पे पहले पहुंच जाएगा टेम्परेचर। अगर हम इन दोनों के मिक्सचर को हीट करें तो व्हाट वी सी कि एसीटोन का टेम्परेचर हमें पहले मिल जाएगा 56। तो एसीटोन क्या होगा, वेपर फॉर्म में निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। 56 डिग्री होते ही एसीटोन वेपर फॉर्म में निकलना शुरू होगा। यहाँ इसका पैसेज क्या है, इस कंडेंसर के थ्रू बाहर निकलना, राइट। कंडेंसर से क्या होगा कि यहाँ जो ठंडा पानी हम कंडेंसर से एक कंडेंसर के साइड में हम पानी डालते हैं और दूसरे वाले से जो ठंडा पानी है वो वापस बाहर निकलता है। और इस पानी के टेम्परेचर के ठंडा होने की वजह से क्या होगा, जो वेपर्स है एसीटोन के वो वापस लिक्विफाइड होना शुरू हो जाएंगे। एंड लिक्विफाइड होके यहाँ जो दूसरा कंटेनर हमने यहाँ रखा हुआ है इसमें हमें क्या मिल जाएगा, प्योर एसीटोन मिल जाएगा। बेसिकली जब पूरा एसीटोन यहाँ से वेपर फॉर्म में निकलकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो दूसरे जो बीकर है, ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसमें हमें क्या मिल जाएगा, वाटर, राइट। पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमें क्या मिल जाएगा, वाटर। और जो दूसरा कंटेनर हमने इस्तेमाल किया है उसमें हमें क्या मिलेगा, एसीटोन। तो दिस प्रोसेस फुल जो मेथड हमने इस्तेमाल किया उसे क्या कहा हमने, डिस्टिलेशन मेथड। यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क का इस्तेमाल हुआ है, कंडेंसर का इस्तेमाल हुआ है, और हमने इन्हें सेपरेट किस बेसिस पे किया है, क्या प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों ही लिक्विड्स के क्या है, दोनों ही लिक्विड्स की क्या है, बहुत ही डिफरेंस है, राइट। दोनों ही लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर पास पास होता तो क्या वाटर भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता और एसीटोन भी, तो उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते थे। इसीलिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस ज़्यादा होता है उन्हीं लिक्विड्स को हम क्या सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन मैथड, ठीक। यहाँ बताया गया है सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, उन्हीं दो मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। और ऐसे जो बॉईल करने पे डिकम्पोज ना हो, मतलब जो खराब ना हो, डिकम्पोजिशन का मतलब खराब होना होता है। तो अगर वो खराब नहीं हो रहे हैं, जिनकी कोई टेक्सचर कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, ऐसे लिक्विड जो बॉईल करने पे उन्हीं लिक्विड्स को हम क्या सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। दूसरा मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये भी मिसिबल लिक्विड्स के ही लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है। इसमें क्या डिफरेंस है डिस्टिलेशन मेथड से, क्या डिफरेंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड है उसमें सिर्फ एक ही ये जो ट्यूब है, आप देख पा रहे हैं ये वाली ट्यूब, जिसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहा हमने, यही एक डिफरेंट होती है। पहले वाले डिस्टिलेशन मेथड में हमने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमारे पास दो ही लिक्विड थे और उनको दो कंटेनर्स में हमने अलग कर दिया। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनलेशन जो डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस्तेमाल किया गया है, ठीक। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर आप ये जो ब्लैक कलर की बीड्स देख पा रहे हैं, बॉल्स देख पा रहे हैं, ये क्या है, ग्लास बीड्स हैं। और ये ग्लास बीड्स क्या करेंगी, जो भी वेपर्स यहाँ से निकलेंगी, जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले ही हमें मिल जाता है और जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उन्हें सरफेस प्रोवाइड करेगी और उन्हें कंडेंस करने में हेल्प करेगी जल्दी से जल्दी, ताकि वो वेपर फॉर्म से जैसे ही कंडेंसर से पास हो हमें प्योर जो हमें लिक्विड कंपोनेंट चाहिए वो हमें दूसरे कंटेनर में मिल जाए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स के सेपरेशन के इस्तेमाल में आता है, और डिस्टिलेशन मेथड के अंदर सिर्फ हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसका इस्तेमाल हम एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, एयर के अंदर हम बात कर चुके हैं, एयर भी एक मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं गैसेस का गैसेस में, राइट। बात कर चुके हैं हम सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट जो है इस चैप्टर का, उसमें गैसेस में मिक्सचर है, राइट। गैसेस प्लस गैसेस ही है इसके अंदर। और कौन कौन सी गैसेस हो सकती है एयर में, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, आर्गन है, और भी बहुत सारी गैसेस है। अगर हमें चाहिए कि हमें सिर्फ कोई एक ही गैस निकालनी, जैसे एक ही गैस ऑब्टेन करनी है पूरे मिक्सचर ऑफ एयर से, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बट ये प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्रीज में ही हम कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत सारे अपैरेटिस की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये जैसे आप अपैरेटिस, एक कॉम्प्लिकेटेड अपैरेटिस आप देख रहे हैं, इसके थ्रू हम क्या जितनी भी गैसेस हमें ऑब्टेन करनी है वो हम एयर से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक।
ये पूरे मेथड जो है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होना। ये जो लास्ट आप कॉलम देख पा रहे हैं ये वाला, जहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा है, ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक, जहाँ पे सारी गैसेस का जो सेपरेशन है उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक, अब बात करेंगे इस पूरे प्रोसेस की कि गैसेस जो है एयर से कैसे अलग की जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एयर को एक कंटेनर में हमने स्टोर किया, उस कंटेनर में हम एयर के ऊपर बहुत हाई प्रेशर से एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बहुत ही हाई प्रेशर से हम उसे कंप्रेस करेंगे और इसी हॉट एयर को हमने ठंडे पानी जो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है इससे भी पास ऑन करवाया, इसके थ्रू भी पास ऑन कराया, तो व्हाट वी सी, जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। एयर क्या होगी, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो एयर है वो सॉलिड फॉर्म में आएगी और सॉलिड फॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। और फिर देखेंगे जो लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर से सबसे पहले नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, देन आर्गन बाहर निकलेगा और फिर हमें ऑक्सीजन मिलेगा। क्यों, ये अलग अलग टाइम पे क्यों मिले हमें, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट है। राइट, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -183 डिग्री है। राइट, इसी तरह नाइट्रोजन और आर्गन का जो है वो इनकी बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, और इसीलिए सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलेगा वो पहले हम सेपरेट कर पाएंगे, यानी नाइट्रोजन और आर्गन को हम पहले सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसे हमने सबसे लास्ट में ऑब्टेन किया, जो कि है लिक्विड ऑक्सीजन। सो हमने एयर से क्या, एक लिक्विड ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में हमने सेपरेट कर लिया है बाय व्हाट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक, आगे हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड की। क्रिस्टलाइजेशन मेथड का हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, जहाँ हमें प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए, फ्रॉम व्हाट, इम्प्योर सैंपल से। प्योर कॉपर सल्फेट का मतलब है ऐसा कॉपर सल्फेट जो है इम्प्योरिटीज के साथ में होता है। हम क्या देखेंगे, हमने कॉपर सल्फेट लिया, इसे कुछ अमाउंट में ऐसा कॉपर सल्फेट जिसमें इम्प्योरिटीज है, राइट, कुछ अमाउंट में हमने वाटर डाल दिया, क्या डाला हमने, वाटर डाला और इसे डिसॉल्व करना शुरू किया। तो कॉपर सल्फेट क्या है, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। जो बाकी इम्प्योरिटीज हैं वाटर के अंदर उसे हम इवापोरेशन से अलग कर देंगे। इवापोरेशन से हम क्या देखेंगे, जो वाटर है, कुछ वाटर जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा वेपर फॉर्म में, इन वेपर फॉर्म बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एक सैचुरेटेड मिक्सचर मिल जाएगा, जहाँ एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर जिसमें कॉपर सल्फेट जो है वो डिसॉल्व हो जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर जो जितना वाटर हमें चाहिए कॉपर सल्फेट को मिक्सअप करने के लिए, जो डिसॉल्व फॉर्म में रहे उतना हमें मिल जाएगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए कूल करना शुरू करेंगे। पहले हम इसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। क्यों, क्योंकि फिल्टर करने से कुछ इम्प्योरिटीज जो होंगी वो निकल जाएंगी बाहर, पर जो इम्प्योरिटीज कॉपर सल्फेट में और वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होंगी उन्हें अलग करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा होने के लिए छोड़ते ही हम क्या देखेंगे, कुछ देर में जो कॉपर सल्फेट है वो क्रिस्टल फॉर्म में हमें नीचे डाउन लेयर में ऑब्टेन हो जाएगा, जिसे हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट जो कि इम्प्योर सैंपल में प्रेजेंट है, सबसे पहले उसमें हमने वाटर मिक्स किया। वाटर मिक्स करते ही जो कॉपर सल्फेट है, प्योर कॉपर सल्फेट है, और कुछ इम्प्योरिटीज जो कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म में है वो क्या होगी, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगी। और ऐसे में हमने अगर वाटर ज़्यादा लिया है तो इवापोरेशन से हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट कुछ हद तक क्या कम कर देंगे, ताकि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट हमें मिल जाए, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, और फिल्ट्रेशन से जो इम्प्योरिटीज़ वाटर सॉल्युबल नहीं थी वो इम्प्योरिटीज़ हम अलग कर देंगे। उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो
की क्या बोलते हैं डिजॉल्व हो चुकी हैं, उन्हें अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सैंपल है उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए अलग से छोड़ देंगे और कुछ घंटे बाद हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट जो प्योर फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में सरफेस पे इकट्ठा हो गया है, बीकर के सरफेस पे क्या नीचे इकट्ठी हो चुकी है, और इन क्रिस्टल्स को यानी जो प्योर कॉपर सल्फेट है उसे हम पूरे सैंपल से फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर पाएंगे। सो इस पूरे फॉर्म में जहाँ क्रिस्टल्स बन रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को क्या कहा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि इवापोरेशन से हमने कॉपर सल्फेट क्यों नहीं ऑब्टेन किया, क्योंकि इवापोरेशन से ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना होता है, पर कुछ सॉलिड्स जो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोज जल्दी हो जाते हैं जैसे ही उन्हें ज़्यादा हीट मिलती है। मतलब अगर आप शुगर की बात करें तो अगर उसे हमने ज़्यादा ड्राइनेस तक हीट किया तो क्या होगा, शुगर खराब होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो उन्हें हम ज़्यादा देर तक हीट नहीं कर सकते, इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन मेथड, क्योंकि इवापोरेशन में हमें हीटिंग कंटिन्यूसली देनी होगी और बहुत हाई लेवल पे हीटिंग देनी होती है, इसीलिए हम क्या क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों है इवापोरेशन से, दूसरा ये कि सम इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है सॉल्यूशन में, क्योंकि फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकते। अगर हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे तो वो प्योर क्रिस्टल्स ही मिलेंगे, राइट। और इवापोरेशन में क्या इवापोरेशन जो है वो कंटेमिनेट भी कर देता है सॉलिड को, क्यों, क्योंकि वाटर तो निकल जाएगा बट सॉलिड जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है उसमें इम्प्योरिटीज़ फिर भी रह जाएंगी, इसीलिए इम्प्योरिटीज़ को नहीं रहने के लिए, उन सबको निकालने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन मेथड इसीलिए बेटर है सिंपल इवापोरेशन से। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन जो है वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड की है, राइट, क्रिस्टलाइजेशन के लिए है, जहाँ पे फर्स्ट हमने देखा सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए, हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल एलम जो फिटकरी होती है उसे इम्प्योर सैंपल से अलग करने के लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारे मेथड हमने यहाँ पढ़े जिससे हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अलग कर सकते हैं, और इसी तरह की और जो एडवांस्ड मेथड है उसी से हमें जो वाटर घर में मिल रहा है वो भी हमें उसी पूरे प्रोसेस के थ्रू मिलता है। जो ये वाटर का रिजर्वियर से जो वाटर आता है दैट वाज नॉट ड्रिंकेबल, राइट, उसे ड्रिंकेबल बनाने के लिए जो पूरी प्रोसेस है उसमें भी क्या होता है, सेपरेशन होता है। पूरे वाटर जो हमें रिजर्वियर से मिल रहा है, जो आप रिजर्वियर देख रहे हैं उसमें पूरा सेपरेशन होता है, और वहीं से हमें क्या प्योर वाटर जो पीने लायक जो पानी है वो हमें कहाँ से मिलेगा, रिजर्वियर से। ये पूरी प्रोसेस भी क्या है, एक सेपरेशन प्रोसेस है, ठीक। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक है जहाँ पे सॉलिड जो है वाटर के अंदर जितना भी सॉलिड होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा और सिर्फ लिक्विड आगे पास ऑन होगा। उसके बाद में हम देख रहे हैं लोडिंग टैंक है, इसमें तो सेडिमेंट जो है वो इसमें जो सस्पेंडेड फॉर्म में इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें सेडिमेंट किया जाता है, मतलब उन्हें नीचे लोअर लेयर पे लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ में अलग अलग जो सॉइल के अंदर जो वाटर है, फिल्ट्रेशन टैंक, उसमें जो फिल्टर करने के बाद में क्या होगा, हमें वाटर जो है वो अपर लेयर में मिल जाएगा। और इसी वाटर को क्लोरीनेशन से क्लोरीनेशन क्यों किया जाता है, टू किल बैक्टीरिया। उसके बाद में हमें वाटर जो है घर पे सप्लाई किया जाता है। तो ये फुल प्रोसेस क्या है, सेपरेशन की क्या, इम्प्योरिटीज, बाकी जो कंपोनेंट्स है जो हमें अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस है उन्हीं सब सेपरेशन टेक्निक से अलग किया जा सकता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।